I Naveen Tiwari, Assistant Professor, Electronics and Communication Department, Axis Institute of Technology and Management, Kanpur, want to present the topic Operational Amplifier. ठीक है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में एक टर्म आया है एम्पलीफायर. ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा एम्पलीफायर के बारे में बात कर लेते हैं कि ये एम्पलीफायर होता क्या है. ठीक है, तो एम्पलीफायर बेसिकली क्या करता है, देखिए कोई भी सिग्नल, जो भी सिग्नल है, अगर कोई भी सिग्नल ट्रैवल करता है तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. ठीक है, जैसे उसकी क्या फ्रिक्वेंसी हो गई, फेज़ हो गया, उसका एम्पलीट्यूड हो गया. ठीक है, कोई भी सिग्नल इन कैरेक्टरिस्टिक को लेकर चलता है अपने साथ साथ. फेज़ हो गई, फ्रिक्वेंसी हो गई और उसका एम्पलीट्यूड हो गया. ठीक है, तो जो हमारा एम्पलीफायर होता है वो क्या करता है, केवल और केवल सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उसको बढ़ाता है, सिग्नल के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देता है. ठीक है, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पर, सिग्नल के फेस पर कोई भी चेंज नहीं होता. ठीक, केवल और केवल आपको ध्यान रखना है कि एम्पलीफायर क्या करता है, केवल और केवल उसके एम्पलीट्यूड को, सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है. ठीक है, तो ये भी एक तरह का ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी एक तरह का एम्पलीफायर है जो क्या कर रहा है, सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहा है. लेकिन इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया ऑपरेशनल. ठीक है, तो ऑपरेशनल क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि ये जो एम्पलीफायर था ये केवल जो डिज़ाइन किया गया था, ये डिज़ाइन किया गया था शुरुआत में केवल और केवल मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से हो गए, जैसे हमारा हो गया एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो शुरुआत में जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिज़ाइन किए गए वो केवल और केवल मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन किए गए. ठीक है, और जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिज़ाइन किए गए तो शुरुआत में जब डिज़ाइन हुआ तो ये हमारा वैक्यूम ट्यूब की मदद से डिज़ाइन किया गया था. ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1940 के आसपास की, तो वहाँ पर क्या था, ये जो हमारा एम्पलीफायर, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर था, ये हमारा डिज़ाइन जो किया गया था वैक्यूम ट्यूब की मदद से डिज़ाइन किया गया था. ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि जैसे जैसे धीरे धीरे आपको पता है टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली गई. पहले हम लोगों ने देखा था कि बड़े बड़े जो टीवी चलते थे या रेडियो थे उनके साइज़ काफ़ी बड़े हुआ करते थे. लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई वहाँ पर क्या हुआ, ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो हमारा वैक्यूम ट्यूब से बना हुआ था वो अब 1968 के आसपास क्या हुआ, जो हमारे एक साइंटिस्ट थे विडलर, उन्होंने क्या किया कि इस एम्पलीफायर को जो वैक्यूम ट्यूब से बना हुआ था इसको अब ट्रांजिस्टर पे बेस, ट्रांजिस्टर मतलब बीजेटी और एफएटी को लेकर उस पे बेस करके इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट किया. ठीक है, तो उससे बेनिफिट क्या हुआ, उससे बेनिफिट ये हुआ कि जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर था जिसका साइज बहुत बड़ा था वो अब क्या हुआ, अब छोटा हो गया और कॉम्पैक्ट हो गया, साइज में कॉम्पैक्ट हो गया. उसका जो पावर कंजम्पशन था वो भी हमारा कम हो गया और इसके साथ साथ जो कॉस्ट थी वो कॉस्ट भी हमारी कम हो गई. ठीक है, इस टाइम पर जो लेटेस्ट हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ करते हैं वो छोटी सी एक आईसी पे फैब्रिकेट होता है, जो कि हमारी क्या होती है, छोटी सी आईसी होती है और उस पर क्या होता है, पूरा जो सर्किट होता है उसको हम फैब्रिकेट कर देते हैं. तो ये हमारा अगर हम बात करें तो ये इसका जो साइज़ है कुछ सेंटीमीटर पर ही आके कवर हो जाता है. ठीक है, और ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स, कई सारे सर्किट जो होते हैं वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हेल्प से बने होते हैं. ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर इंट्रोडक्शन, बेसिक पार्ट, सर्किट सिंबल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसका पिन डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपैम्प, इसके बाद आइडियल और प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक का कंपैरिजन. इसके बाद हम लोग जब सर्किट एनालिसिस में जाएंगे तो उस पर एक कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल ग्राउंड का, वो भी समझेंगे. इसके बाद दो कॉन्फ़िगरेशन है ऑपरेशन एम्पलीफायर के, एक हमारा है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एक हमारा है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. और इसके बाद हम लोग कवर करेंगे आज टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए एडर सर्किट. ठीक, इंट्रोडक्शन.
ठीक है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बेसिक आपको जो स्टोरी थी वो क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं कट टू कट ऑपरेशनल एम्पलीफायर है क्या। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अ डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन एम्पलीफायर, ठीक है। तो एक ऐसा एम्पलीफायर है जिसका जो गेन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गेन कैसा है इसका, हाई गेन है, ठीक। गेन का मतलब क्या होता है, गेन का मतलब सिंपली होता है आउटपुट और इनपुट के बीच का रेशियो, ठीक है। आउटपुट और इनपुट के बीच के जो रेशियो को हम बोलते हैं गेन। और जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसका जो गेन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक। इसका मतलब ये है कि स्मॉल इनपुट वोल्टेज पर ये बहुत लार्ज आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं। इट इज़ अ वर्सटाइल डिवाइस, वेरी यूजफुल डिवाइस, कई सारी जगह इसको एप्लीकेबल है ये। और ये क्या करता है, इट कैन बी यूज टू एम्पलीफाई डीसी एज वेल एज एसी सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्नल का कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इसमें एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करना चाहते हैं या डीसी सिग्नल को एम्पलीफाई करना चाहते हैं। आप कोई भी सिग्नल है, आइदर एसी सिग्नल है या डीसी सिग्नल है, किसी भी तरह का सिग्नल है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई कर सकता है, ठीक है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि थर्ड पॉइंट वो हमारा कवर करता है, इट वॉज डिज़ाइन ओरिजिनली डिज़ाइन फॉर कंप्यूटिंग सच आ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हमारा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जब शुरुआत में डिज़ाइन किया गया था तो ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके सर्किट सिंबल की, ठीक है। हर चीज़ का सिंबल होता है, आपको पता है रेजिस्टेंस हो, रजिस्टर बनाते हैं, रजिस्टर का भी एक सिंबल होता है, कैपेसिटर का भी सिंबल होता है। तो ये भी एक आईसी है, आईसी 741, तो इसको ओपैम बोलते हैं, तो उसका भी एक सिंबल होता है। शॉर्ट फॉर्म में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ओपैम बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो सर्किट सिंबल है देख लीजिए, इस तरह से ट्रायंगुलर शेप का होता है। इस पर हमारा दो इनपुट होते हैं, एक हमारा ये इनपुट है और ये हमारा ये इनपुट है, ठीक है। दो इनपुट होते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर, एक प्लस वाला इनपुट जिसको हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, और इस वाले टर्मिनल को हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। वो टर्मिनल जिस पर हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट देते हैं वो हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हो जाता है। दूसरा वाला जो ऑपरेशन एम्पलीफायर का इनपुट होता है वो हमारा होता है इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। इसको हम नेगेटिव साइन से प्रेजेंट करते हैं और ये हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ठीक। इसके बाद जो हम आउटपुट जो लेते हैं, ठीक है, आउटपुट हम यहाँ पर लेते हैं, आउटपुट हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आईसी को एक्टिव करने के लिए हमको क्या होता है, उसको वीसीसी सप्लाई और जो माइनस वी सप्लाई है तो यहाँ पर मेंशन है, तो ये हमको देनी पड़ती है, ठीक। बिना जब तक हम आईसी को एक्टिव नहीं करेंगे तब तक ये कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। और ये वीसीसी की वैल्यू जो होती है ये 15 वोल्ट के आसपास होती है, और जो माइनस वीसी है ये हमारा निगेटिव वोल्टेज होता है विच इज -15 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट सिंबल हो गया। सर्किट सिंबल बेसिकली जब हम किसी भी सर्किट को सॉल्व करते हैं तो हमारे सर्किट सिंबल की ज़रूरत पड़ती है, इससे हम उसको पहचान लेते हैं कि हमारा कौन सा यहाँ पर आईसी यूज़ की गई है, ठीक है। तो ये हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट सिंबल है, ठीक। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग इसका पिन डायग्राम। देखिए पिन डायग्राम, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये जो आईसी है इसका नंबर है 741, आईसी 741 के नाम से जानी जाती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आईसी। 8 पिन आईसी है जिसमें से 7 जो 8 पिनों में से जो 7 पिनें हैं, 7 पिन है वो हमारी एक्टिव रहती हैं। 2 पिन हमारे, 2 पिनों पर हम इनपुट देते हैं और 1 पिन पर आउटपुट देते हैं, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग एक बार इसको। देखिए ये हमारी जो पिन है 2 नंबर, ये हमारी इन्वर्टिंग पिन है। हमारी 3 नंबर पिन है, ये हमारी नॉन इन्वर्टिंग है, ये हमारी नॉन इन्वर्टिंग है। जो हमारी आउटपुट हम लेते हैं, ठीक है, वो हमारा 6 नंबर पिन पर आउटपुट लेते हैं। और जो हम प्लस वीसीसी और माइनस वीई सप्लाई दे रहे थे, ठीक है। देखिए जब 7 नंबर पिन जो आईसी की होती है उस पर हम प्लस वीसीसी सप्लाई देते हैं, और जो हमारी 4 नंबर पिन होती है उस पर निगेटिव सप्लाई देते हैं, और वो भी
सेम होती है, बस क्या होता है कि वो निगेटिव सप्लाई होती है। हमारी जो पिन, हमारी 1 नंबर जो पिन होती है और 5 नंबर पिन होती है यहाँ पे बनी हुई है ये वाली, ये दोनों ही हमारी ऑफसेट नल होती है। 8 नंबर जो पिन होती है इस पर कोई भी कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का पिन डायग्राम है। पिन डायग्राम, किसी भी आईसी का पिन डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हमको किसी भी आईसी का पिन डायग्राम क्लियर नहीं होगा तब तक हम उस आईसी को किसी भी सर्किट पर लगाकर यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हमको ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट पिन्स हमारी हैं, इनपुट पिन कौन कौन सी हमारी, 2 नंबर पिन और 3 नंबर पिन, ठीक है। जब भी हमको इन्वर्टिंग वाला देना होगा, इन्वर्टिंग इनपुट देना होगा तो हम कहाँ पर देंगे उसको, 2 नंबर पिन पर देंगे। हमको नॉन इन्वर्टिंग इनपुट देना होगा तो हम उसको 3 नंबर पिन पर देंगे, ठीक है। और बेसिकली जो आउटपुट लेना है हमको वो कहाँ पर लेंगे, हम 6 नंबर पिन पर आईसी का आउटपुट ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी 741 पिन डायग्राम। आगे चलते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपैम्प, ठीक है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को का ब्लॉक डायग्राम बेसिकली बताता है कि किस तरह से जो आईसी है उसके अंदर किस तरह से फंक्शनिंग हो रही है, किस तरह से सिग्नल जो है वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है ये हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये 4 स्टेज में है, 4 स्टेज ब्लॉक डायग्राम है, ठीक। पहली वाली स्टेज हमारी है इनपुट स्टेज, सेकेंड स्टेज हमारी है इंटरमीडिएट स्टेज, थर्ड हमारी है लेवल शिफ्टिंग स्टेज और फोर्थ स्टेज हमारी है आउटपुट स्टेज, ठीक। देखिए इन एक एक स्टेज के बारे में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग, ये हमारी 4 स्टेजेस हो गई, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये 4 स्टेजेस हो गई ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। पहली वाली स्टेज में देखते हैं हम लोग, फर्स्ट स्टेज में चलते हैं। पहली वाली स्टेज में आप आइए। पहली वाली स्टेज में देखिए 2 इनपुट आ रहे हैं इस पर, ठीक है। एक इनपुट ये आ रहा है, एक इनपुट ये आ रहा है। 2 इनपुट है पहली वाली स्टेज पे जिसको हम लोग इनपुट स्टेज बोल रहे हैं। और इसी स्टेज से जो आउटपुट निकल रहा है वो 2 आउटपुट निकल रहे हैं। पहला वाला आउटपुट ये निकल रहा है और ये आउटपुट ये निकल रहा है, ठीक है। तो इनपुट स्टेज हमारी किस तरह की है, डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, ठीक। डुअल इनपुट मतलब 2 इनपुट, और बैलेंस्ड आउटपुट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 इनपुट है और 2 ही हमारे आउटपुट हैं, इसलिए यहां पर हम यूज कर रहे हैं बैलेंस्ड आउटपुट, डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, ठीक। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड स्टेज की, जो कि हमारी है इंटरमीडिएट स्टेज। सेकेंड स्टेज हमारी है इंटरमीडिएट स्टेज। ये कैसी है, ये डुअल इनपुट है। देखिए इसमें 2 इनपुट है, एक हमारा इनपुट ये हो गया, एक इनपुट ये हो गया। डुअल इनपुट है और अनबैलेंस्ड आउटपुट है। अनबैलेंस्ड आउटपुट मतलब एक आउटपुट निकल रहा है, ठीक। अगर 2 इनपुट 2 आउटपुट होते हैं तो वहां पर बैलेंस्ड आउटपुट लिखते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर 2 इनपुट है और एक आउटपुट निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, अनबैलेंस्ड आउटपुट हो गया, बैलेंस नहीं रहा, तो यहाँ पर अनबैलेंस्ड आउटपुट है। और ये हमारी है इंटरमीडिएट स्टेज, ठीक। डुअल इनपुट सिंगल आउटपुट, इसी को हम बोले डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट। जो हमारी ओपैम्प की फर्स्ट और सेकेंड स्टेज है, पहली और दूसरी जो स्टेज है, ये हमारी मिलाकर एक बन जाता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, क्लियर। जो हमारी इनपुट और इंटरमीडिएट स्टेज है, इन दोनों को मिलाकर हमारा एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह ये पूरा सिस्टम बन जाता है, वर्क करने लगता है, ठीक। डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है अभी ये भी देख लेते हैं। डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज एम्पलीफायर दैट कैन एम्पलीफाई द डिफरेंस बिटवीन 2 इनपुट सिग्नल्स, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या करता है, 2 इनपुट सिग्नल्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर इन्वर्टिंग वाले पर हमने एक V1 इनपुट दे दिया, यहाँ पर V2 इनपुट दे दिया, तो हमारा जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसका जो आउटपुट होगा वो प्रोपोर्शनल किसकी होगा, V1 माइनस V2, ठीक है। V1 माइनस V2 के ये प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हमारा हो गया डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। इसके बाद थर्ड स्टेज की बात करते हैं। थर्ड स्टेज हमारी क्या है, लेवल शिफ्टिंग स्टेज। थर्ड स्टेज हमारी है लेवल शिफ्टिंग स्टेज। बेसिकली ये क्या है, ये एक एमीटर फॉलोअर सर्किट होता है, ठीक।
जो क्या करता है, कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह वर्क करता है। ठीक है। थर्ड स्टेज हमारी क्या करती है, जो भी इनपुट का लेवल होता है, ठीक है, जो भी इनपुट का लेवल आ रहा होता है उसको वो शिफ्ट कर देती है। मान लीजिए इनपुट का लेवल डाउन है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये इनपुट का लेवल राइज कर देती है इस तरह से। तो लेवल शिफ्टिंग स्टेज हमारी हो गई। फोर्थ स्टेज हमारी कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर। ठीक, ये हमारा फोर्थ स्टेज ऑप एम्प का कौन सा होता है, पुश पुल एम्पलीफायर होता है एक। ठीक, और ये इससे क्या होता है, इससे डायरेक्टली आउटपुट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट जो है, ये हमारा कंप्लीट 4 स्टेज ब्लॉक डायग्राम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं आइडियल ऑप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी आईसी होती है तो उसकी एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके बारे में देख लेते हैं। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप एम्प। पहली कैरेक्टरिस्टिक है इनपुट इम्पीडेंस, इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, तो हमारा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है। इससे बेनिफिट क्या है, देखिए इनपुट इम्पीडेंस अगर हमारा इनफाइनाइट होगा तो इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के टर्मिनल्स पर, इनपुट टर्मिनल्स पर कहीं पर भी कोई नॉइज सिग्नल जनरेट हो रहा है तो क्या करेगा, क्योंकि इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट है, अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होती, इसकी वजह से क्या होगा, वो इनपुट सिग्नल अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है। आउटपुट इम्पीडेंस हमारा 0 होता है, आउटपुट पर इंपीडेंस 0 होगा क्योंकि आउटपुट वहां पर ले रहे हैं, तो अगर वहां पर कोई इंपीडेंस होगा तो उससे क्या होगा, हमारा आउटपुट में चेंजेस आ सकते हैं, आउटपुट सही नहीं रहेगा। इससे जो आउटपुट इंपीडेंस होता है वो हमारा ऑप एम्प का 0 होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, इनफाइनाइट बैंडविड्थ। ऑप एम्प की जो बैंडविड्थ होती है, ठीक है, वो हमारी इनफाइनाइट होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर किसी भी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल पर वर्क कर सकता है, उसको उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है। ठीक, इनफाइनाइट बैंडविड्थ का बेसिक सिग्निफिकेंस यही है। ठीक, इसी वजह से क्या होता है, जो आइडियल ऑप एम्प होता है वो हमारा क्या करता है, डीसी के साथ साथ एसी सिग्नल, डीसी एंड एसी सिग्नल दोनों को ये एम्पलीफाई कर देता है। ठीक, दोनों ही सिग्नल को ये एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, जो CMRR है। ठीक है, इसका जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो CMRR होता है वो भी इनफाइनाइट होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि CMRR होता क्या है, इट इज अ कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ठीक, CMRR इज अ कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। अब ये होता क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एम्पलीफायर टू रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल। ठीक है, तो किसी भी एम्पलीफायर की एबिलिटी है कि वो क्या करे, जो कॉमन मोड सिग्नल है। कॉमन मोड सिग्नल बेसिकली कहाँ पर अराइज होंगे, जब हम ऑप एम्प पर इनपुट लगाएंगे तो इनपुट के साथ साथ जो हमने इनपुट सिग्नल दिया है वो तो रहेगा, लेकिन जो दोनों ही टर्मिनल्स हैं ऑप एम्प के, इन्वर्टिंग हो और नॉन इन्वर्टिंग हो, उस पर अगर कोई नॉइस अकर हो गई है, कहीं से कोई नॉइस सिग्नल आ गया है, तो वो क्या करेगा, वो हमारा दोनों ही टर्मिनल पर अराइज हो जाएगा। और हमको क्या चाहिए, हम उस सिग्नल को हटाना चाहते हैं, क्योंकि हम नॉइज नहीं चाहते, किसी भी सिस्टम पर नॉइज नहीं आनी चाहिए, तो हम उस कॉमन सिग्नल को रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो इसी वजह से क्या होना चाहिए, हमारा ऑप एम्प में जो CMRR है उसका वो इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली ये रेशियो है, और ये दो उसका रेशियो है, एक हमारा होता है डिफरेंशियल गेन और एक कॉमन मोड गेन, AD/ACM बोलते हैं इसको, AD/ACM, डिफरेंशियल गेन और कॉमन मोड गेन के बीच का ये रेशियो होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में बात करते हैं इनफाइनाइट स्लीव रेट। स्लीव रेट बेसिकली क्या होता है, ये भी इनफाइनाइट होना चाहिए। ये बेसिकली बताता है कि किसी भी जो ऑप एम्प, अगर जहाँ पर हमने ऑप एम्प को यूज़ किया है, मान लीजिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स पर यूज़ किया या किसी भी सर्किट पर यूज़ किया है, तो हमारा आउटपुट कितना फास्ट चेंज होता है इनपुट पर कोई भी चेंजेस आने के बाद।
ठीक, जैसे इनपुट पर हमने जरा सा भी चेंज किया, तो अगर हमारा स्लीव रेट ज़्यादा है, किसी भी आइडियली जो ओपैम का लेके चलते हैं वो तो इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट होने से जैसे ही इनपुट पर कोई चेंजमेंट करते हैं, आउटपुट पर टाइम के साथ साथ तुरंत चेंज आ जाता है। ठीक है, तो आइडियली ओपैम का जो स्लीव रेट है वो भी हमारा कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक, इनफाइनाइट स्लीव रेट। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थी ओपैम की। इनपुट इंपीडेंस इसका इनफाइनाइट होता है, आउटपुट इंपीडेंस 0 होता है, इनफाइनाइट बैंडविड्थ होती है, इनफाइनाइट CMRR होता है, इनफाइनाइट स्लीव रेट होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग ये कंपैरिजन ऑफ आइडियल एंड प्रैक्टिकल ओपैम, यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी इसके पहले हम लोगों ने देखा था, यहाँ उसकी आइडियल वैल्यूज़ हैं और ये हमारी प्रैक्टिकल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। बेसिकली वोल्टेज गेन की बात करते हैं, तो ओपैम जो आइडियल ओपैम होता है उस पर जो वोल्टेज गेन होता है वो हमारा इनफाइनाइट होता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी एक वैल्यू होती है जो होती है 2 × 10⁵। ठीक, इनपुट इंपीडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस जिसको हम बोल रहे हैं, सेकेंड पॉइंट हमारा जो इनपुट रेजिस्टेंस है या इनपुट इंपीडेंस भी इसको बोलते हैं, तो ये आइडियल ओपैम के लिए इसकी वैल्यू हमारी इनफाइनाइट होती है, लेकिन प्रैक्टिकली जो ओपैम होता है इसके लिए इसकी वैल्यू 2 मेगा ओम होती है। ठीक, ये भी एक बहुत ज़्यादा वैल्यू है, लगभग इनफाइनाइट। अगर ओपैम की बात करें, किसी आईसी की बात करें, तो इनफाइनाइट के अप्रॉक्स ये भी एक बहुत बड़ी वैल्यू है, 2 मेगा ओम का रेजिस्टेंस जो दिख रहा है इनपुट रेजिस्टेंस पर। इसके बाद बात करते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू। आउटपुट रेजिस्टेंस की प्रैक्टिकल वैल्यू हमारी 75 ओम होती है, जबकि आइडियली इसकी वैल्यू 0 होती है। बैंडविड्थ की बात करते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारी बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ की बात करते हैं तो आइडियल ओपैम की जो बैंडविड्थ होती है वो हमारी इनफाइनाइट होती है, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू 1 मेगाहर्ट्ज़ होती है, मेगाहर्ट्ज़ 10⁶। ठीक है, एम की वैल्यू होती है 10⁶। इसके बाद बात करते हैं CMRR की। ठीक है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, CMRR। आइडियल ओपैम का CMRR इनफाइनाइट होता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू 90 dB होती है। स्लीव रेट की बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा स्लीव रेट है। स्लीव रेट की जो वैल्यू होती है, आइडियल वैल्यू स्लीव रेट की इनफाइनाइट होती है, प्रैक्टिकली इसकी 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो माइक्रो सेकेंड्स पर चेंज हमको मिल जाता है। इसके बाद PSRR, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, इसकी वैल्यू आइडियली 0 होती है, प्रैक्टिकली इसकी 150 माइक्रोवोल्ट पर वोल्ट होती है। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की बात करते हैं। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज आइडियली इसकी वैल्यू 0 होती है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू 2 मिली वोल्ट होती है। ठीक है, बहुत छोटी सी वैल्यू है। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज और इनपुट बायस करंट, इसकी वैल्यू, इनपुट बायस करंट की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू आइडियली 0 होती है, प्रैक्टिकली 50 नैनो एम्पियर 10⁻⁹, बहुत छोटी वैल्यू है। इसके बाद बात करते हैं इनपुट ऑफसेट करंट की वैल्यू, इसकी वैल्यू भी आइडियली 0 होती है, पर प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू 6 नैनो एम्पियर होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने ओपैम की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देख लिया। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ओपैम का, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। इसको देख लेते हैं, ये क्या होता है। देखिए, if one of the terminal of op-amp is connected to the ground, then due to virtual short existing between the other input terminals, the other terminal is said to be ground potential। ठीक है, अगर हम op-amp पर किसी एक टर्मिनल को ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होगे ये वाला नॉन इन्वर्टिंग वाला टर्मिनल हमारा ग्राउंड कर दिया गया है, और इस तरह के ग्राउंड को हम जो नाम देते हैं वो बोलते हैं प्रैक्टिकल ग्राउंड। ठीक है, प्रैक्टिकली इसको ग्राउंड कर दिया गया है। और जो हमारा इसको फिजिकली ग्राउंड बोलते हैं, जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग वाला है, इसको हमने क्या किया, ये वाला टर्मिनल हमारा वर्चुअली ग्राउंड हो जाता है, ऑटोमेटिकली ग्राउंड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि ओपैम्प का इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, और इस तरह की इनपुट सर्किटरी होती है कि जितना वोल्टेज हम इसके नॉन इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल पर देंगे उतना ही वोल्टेज ऑटोमेटिकली इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल पर आ जाता है। मतलब अगर बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए ये VA है और ये हमारा VB है,
तो अगर VA हमारा फिजिकल ग्राउंड है, फिजिकल ग्राउंड कर दिया है, ठीक, इसकी वजह से VA का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। तो हमारा VB जो होगा वो हमारा वर्चुअली ग्राउंड हो जाता है, ठीक है। तो मतलब B का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वो भी हमारा 0 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट हमारा जो प्रैक्टिकली जो यूज़ होता है वो हमारा जब हम सर्किट को आगे सॉल्व करेंगे, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे या ओपैम के एप्लीकेशंस की बात करेंगे, या कोई भी न्यूमेरिकल इस पर बेस जब हम लोग सॉल्व करेंगे इस IC पे बेस, तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओपैम एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो जब हम क्या करते हैं, ओपैम को इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कब बोलते हैं, ओपैम को इन्वर्टिंग एम्पलीफायर तब बोलते हैं जब हम इनपुट सिग्नल ओपैम के इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। व्हेन इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ओपैम देन द एम्पलीफायर इज कॉल्ड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और ओपैम पर जो हमारा अगर हम बात करें तो ये हमारी जो पिन नंबर होती है, ये कौन सी होती है, ये पिन नंबर 2 होती है और ये वाली पिन नंबर 3 होती है, ठीक। तो जो जब हम इनपुट हमारा ओपैम की पिन नंबर 2 पर देते हैं तब हमारा जो मतलब इन्वर्टिंग वाली पिन पर जब हम देते हैं तो इस तरह से जो एम्पलीफायर बनता है वो हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है, ठीक है। एक बार इसकी छोटी सी स्मॉल एनालिसिस कर लेते हैं। सर्किट डायग्राम आपके पास यहाँ पर बना हुआ है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। यहाँ पर क्या किया गया है, नॉन इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया है और जो इन्वर्टिंग वाला टर्मिनल है उस पर हम इनपुट वोल्टेज Vin अप्लाई कर रहे हैं। इस इनपुट वोल्टेज के साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है Rin और यहाँ पर 2 नंबर पिन से एक फीडबैक पाथ कनेक्टेड है, ये पूरा आउटपुट से कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखिए जो चूंकि हमने 3 नंबर पिन को हमने ग्राउंड कर दिया है, 3 नंबर पिन को चूंकि हमने ग्राउंड कर दिया है तो इसकी वजह से क्या होगा, 2 नंबर पिन पर जो वोल्टेज आएगा, मान लीजिए अगर यहाँ पर हम इसको पॉइंट A बोल रहे हैं और ये पॉइंट B बोल रहे हैं, ठीक। तो हम अगर बात करें VA इक्वल टू VB इक्वल टू 0 वोल्ट। ऐसा क्यों हो गया VA इक्वल टू VB इक्वल टू 0 वोल्ट, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट की वजह से VA इक्वल टू VB इक्वल टू 0 वोल्ट वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट की वजह से। तो यहाँ पर जो अगर हम यहाँ से एक करंट फ्लो कराएं, मान लीजिए इसकी करंट की वैल्यू है I, ठीक, यहाँ पर एक करंट फ्लो हो रही है रेजिस्टेंस Rin के थ्रू, ठीक। तो यहाँ पर चूंकि हमको पता है कि ओपैम पर इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से क्या होगा, कोई भी करंट ओपैम के अंदर इन नहीं करेगी, सारी की सारी करंट हमारी आगे चली जाएगी, इस रेजिस्टेंस पर चली जाएगी। तो करंट हमारा कुछ इसी पाथ को फॉलो करेगा और यहाँ जितनी भी करंट होगी अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगी और पूरी की पूरी करंट इस पाथ को लेते हुए आउटपुट तक पहुँच जाएगी, ठीक है। तो हम एक ये हमारा इनपुट साइड हो गया। अगर यहाँ पर हम करंट I की इक्वेशन लिखें तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vin माइनस VA अपॉन Rin, ठीक। मान लीजिए इक्वेशन 1 थी, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 दे दीजिए, ठीक। Vin माइनस V अपॉन Rin, ठीक। अब आउटपुट साइड पर देख लेते हैं, यहाँ पर यही करंट आगे जा रही है, यहाँ पर इस करंट की वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ पर वोल्टेज क्या है, VA है और यहाँ पर V आउट है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं I इक्वल टू, आउटपुट साइड के लिए लिख रहे हैं, इनपुट साइड के लिए थी VA माइनस V आउट हो जाएगा अपॉन RF, ठीक है। अगर हम यहाँ पर VA की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, VA की वैल्यू यहाँ पर 0 लगा देते हैं, ठीक, और यहाँ पर भी VA की वैल्यू 0 लगा देते हैं, तब हमको इक्वेशन क्या बचेगी,
देख लेते हैं यहाँ पर आई की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2 हमारी जो हो जाएगी ये हो जाएगी वी इन अपॉन आर इन। और यहाँ पर बात करें तो वी ए की वैल्यू हमने 0 लगा दी है, यहाँ पर भी 0 वैल्यू हो गई इसकी, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पर आएगी माइनस वी आउट अपॉन आर एफ। ठीक है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हमने कंपेयर कर लिया, तो यहाँ पर हमको ये एक्सप्रेशन मिल गया। यहाँ से अगर वी आउट अपॉन वी इन की बात करें, क्योंकि इसी को हम गेन बोलते हैं, वी आउट अपॉन वी इन को इसी को हम गेन बोलते हैं, इसकी हम बात करें तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस आर एफ अपॉन आर इन। ठीक, वी आउट अपॉन वी इन की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस आर एफ अपॉन आर इन। ठीक, देखिए यहाँ पर जो निगेटिव साइन आया है, ये वाला माइनस जो आया है, ठीक, माइनस, ये टर्म हमको निगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो हमारी आउटपुट वेवफॉर्म है, ठीक, वो इन्वर्टिंग होगी। ठीक है, आउटपुट वेवफॉर्म और इनपुट वेवफॉर्म एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगी, मतलब इन्वर्टिंग होगी, इसीलिए इसका नाम हमने क्या दिया है, इसीलिए इसका नाम क्या है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। ठीक है, इसकी इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म को देख लेते हैं एक बार। ये देखिए इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये हमारा इनपुट साइड है और ये हमारा आउटपुट साइड है। ठीक है, बार मैं इधर आ जाता हूँ, इनपुट देख लीजिए, इनपुट पे हमने क्या दिया है, इनपुट पे हमने एक साइन वेव दी है जिसका जो पीक वोल्टेज है ये वाला, इसकी वैल्यू 1 है। ठीक, जब ये हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पर ये एज ए इनपुट अप्लाई किया गया, चूंकि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या करता है, सिग्नल को इन्वर्ट कर देता है यानी उसका जो वेवफॉर्म है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाता है विद द इनपुट वोल्टेज। ठीक, तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारी इनपुट सिग्नल जो है वो धीरे धीरे राइज कर रहा है इस तरह से, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इनपुट वोल्टेज सिग्नल इस तरह से नीचे को जा रहा है। चूंकि एम्पलीफायर है इस वजह से क्या करेगा, सिग्नल के एम्पलीट्यूड को तो बढ़ा ही देगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 तक जा रहा था, यहाँ पर एम्पलीट्यूड बढ़ गया 2 तक चला। ठीक है, तो ये एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इसी वजह से क्या होता है, इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म आउट ऑफ फेज 180 डिग्री होती हैं, और इनपुट जो वोल्टेज होता है उसके कंपैरिजन में आउटपुट वोल्टेज का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है। ठीक है, एम्पलीफायर का काम ही यही है कि वो क्या करे, आउटपुट जो वोल्टेज है, आउटपुट पर जो वोल्टेज मिले वो इनपुट के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलना चाहिए, एम्पलीफाई होकर मिलना चाहिए। तो एम्पलीफायर हमारा काम भी कर रहा है, इनपुट से आउटपुट वोल्टेज हमको ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन चूंकि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है इस वजह से क्या करेगा, इनपुट और आउटपुट के बीच में 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो गया है। यहाँ पर जब सिग्नल राइज कर रहा है तो यहाँ पर डाउन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म थी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की। आगे बात करते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मतलब अब हमारा जो इनपुट सिग्नल अप्लाई है वी इन, ये कहाँ पर अप्लाई है, ये ओपैम्प की नॉन इन्वर्टिंग वाली पिन पर अप्लाई है, पॉजिटिव वाली पिन जो है। ठीक है, निगेटिव वाली 2 नंबर पिन होती है और ये वाली हमारी 3 नंबर पिन होती है। तो अब की बार जो इनपुट हमने अप्लाई किया है वो हमने अप्लाई किया है नॉन इन्वर्टिंग वाली पिन पर। ठीक, तो इसीलिए इसको हम क्या बोले, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। एक बार पढ़ लेते हैं, व्हेन इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ओपैम्प द एम्पलीफायर इज कॉल्ड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, इसकी थोड़ी सी एनालिसिस देख लेते हैं। यहाँ देखिए, वैसे ही जैसे पिछली बार किया था, इस वाले को एक पॉइंट मान लीजिए, इसको एक पॉइंट मान लीजिए, यहाँ का इसको मान लीजिए A दे दीजिए और इसको B दे दीजिए। हमने क्या किया है, जो इनपुट है वो अप्लाई किया है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। तो यहाँ पर वोल्टेज के बारे में देख लेते हैं, A और B पॉइंट पर वोल्टेज कितना आ जाएगा। चूंकि हमने वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है इस वजह से हमको पता है कि यहाँ का जो वोल्टेज होता है उतना ही वोल्टेज यहाँ पर भी आ जाता है, मतलब B पॉइंट पर जो वोल्टेज होगा वही A पॉइंट का वोल्टेज होगा। मतलब VA इक्वल टू VB इक्वल टू VA पर कितना अप्लाई है, VB पर कितना अप्लाई है, V इन वोल्टेज अप्लाई है उतना ही VB पर अप्लाई है, तो दोनों ही का वोल्टेज सेम हो जाएगा, इक्वल टू V इन हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे देखते हैं, सर्किट एनालिसिस करते हैं।
तो यहाँ पर मान लीजिए कोई करंट इस तरह से फ्लो हो जाएगी, किसी भी डायरेक्शन पर करंट एज्यूम कर सकते हैं हम, मान लीजिए ऐसे एज्यूम कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, उधर से भी ले सकते हैं डायरेक्शन, अंदर कोई ऑप एम्प के करंट जाएगी नहीं, सारी की सारी करंट इस पाथ को फॉलो करेगी, जो करंट यहाँ पर होगी वही करंट यहाँ पर होगी, क्योंकि अंदर कहीं कोई करंट जाएगी नहीं। ठीक है, करंट आप किसी भी डायरेक्शन पे ले सकते हैं, यहाँ से हमने डायरेक्शन ली, उस डायरेक्शन से लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए करंट की हम इक्वेशन लिखना चाहें आई के लिए, ठीक है, क्या आएगा इनपुट साइड पर आई के लिए, अगर इक्वेशन लिखा आई इक्वल टू यहाँ का वोल्टेज माइनस यहाँ का वोल्टेज अपॉन ये रेजिस्टेंस, तो 0 माइनस वी ए अपॉन R1, ठीक, यानी इसको सिंपल लिख सकते हैं वी ए अपॉन R1 विथ निगेटिव साइन, इक्वेशन नंबर 2 होगी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को, आगे देखते हैं। अगर यही आगे जा रही है, आउटपुट साइड में जा रही है, तो वहाँ के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं करंट का, क्या आ जाएगा हमारे पास, वी ए माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ, वी ए माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। बेटा देखिए वी ए और वी बी दोनों सेम पोटेंशियल पे है और इसकी वैल्यू कितनी वी इन, तो हम जहाँ पर वी है वहाँ पर वी इन लिख सकते हैं, और ये सेम करंट है इसलिए दोनों को कंपैरिजन कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए वी ए अपॉन R1 इक्वल टू वी ए माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या किया, वी ए की वैल्यू हम वी इनपुट कर लेंगे, वी इन लगा दीजिए, हाँ देखते हैं, ये माइनस साइन भी था, यहाँ पर माइनस साइन छूट गया तो ये लगा हुआ है माइनस साइन, वी ए की वैल्यू वी इन लगा दी, वी इन अपॉन माइनस वी इन अपॉन R1 इक्वल टू वी इन अपॉन आर एफ माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ। ठीक है, अलग अलग करके लिख दिया। वी नॉट अपॉन आर एफ एक साइड ले लीजिए, ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो वी इन अपॉन आर एफ प्लस ये वाला टर्म इधर चला जाएगा, ये भी हो जाएगा वी इन अपॉन R1, वी इन को कॉमन ले लीजिए, वी इन कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन आर एफ प्लस 1 अपॉन R1। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा वी आउटपुट अपॉन आर एफ, एलसीएम ले लीजिए दोनों के बीच का, तो नीचे क्या बचेगा, इधर पे हम वी इन को इधर ले जाते हैं तो वी आउट अपॉन वी इन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वी आउट अपॉन वी इन हो जाएगा, वी इन को इधर ले जाएंगे, यहाँ पर आर एफ ले लीजिए और एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा आर एफ और R1, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बचेगा R1 प्लस आर एफ। ठीक, आर एफ से आर एफ कैंसिल आउट कर देंगे तो फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा वो हमारे पास आ जाएगा वी आउटपुट अपॉन वी इन R1 प्लस आर एफ अपॉन R1। ठीक, फाइनल एक्सप्रेशन हमको ये मिल जाएगा, आउटपुट अपॉन वी इनपुट, यानी इसी को गेन बोल सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ये वी आउटपुट अपॉन वी इन, इसी को हम गेन बोलते हैं, और ये क्या हो जाता है 1 प्लस आर एफ अपॉन R1। ठीक, ये हमारा नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर का गेन हो जाता है, वी नॉट अपॉन वी इन बेसिकली 1 प्लस आर एफ अपॉन R1। ठीक है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो गेन आ रहा है ये पॉजिटिव साइन के साथ है, इसका मतलब ये जो हमारा एम्पलीफायर है ये हमारा नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर है, मतलब यहाँ पर जो आउटपुट आएगा, इनपुट जिस फेज में होगा उसी फेज में हमारा आउटपुट होगा। तो एक बार ये डेरिवेशन के साथ साथ हम लोग इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म को भी देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब हम ये वी इन, हमने ये इनपुट वेवफॉर्म है और ये हमारी आउटपुट वेवफॉर्म है। ठीक है, जब हमने वी इन यहाँ पर दिया है, इनपुट वोल्टेज दिया है, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड इसका ये है। ठीक, और आउटपुट पर हम देखें तो यहाँ पर
वेवफॉर्म हमारी एम्पलीफाई हो गई है। यहाँ पर हमको पीक वोल्टेज 2 मिल रहा है, वहाँ पर इनपुट पर 1 था, यानी एम्पलीफायर हमारा क्या कर रहा है, जो आउटपुट पर जो वोल्टेज दे रहा है वो एम्पलीफाई करके दे रहा है। दूसरी चीज़ क्या कर रहा है, नॉन इन्वर्टिंग है, इसी वजह से क्या है, इनपुट और आउटपुट हमारा सेम फेज में है, इनपुट और आउटपुट हमारा सेम फेज में। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो ठीक है, ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म हमने देख लिया है पूरी तरीके से। हम लोग आगे बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। ठीक है, तो ओपैम्प का एप्लीकेशन एज ए समर एम्पलीफायर या एज ए एडर, ठीक है, एडर सर्किट की तरह। तो हम क्या कर सकते हैं, ओपैम्प में अगर 2 इनपुट हम दे रहे हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट दे रहे हैं, तो आउटपुट पर क्या मिलेगा, आउटपुट पर उन इनपुट्स का एडिशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम है, एडर सर्किट का है, जहाँ पर हमने क्या दिया है, 2 इनपुट दिए हैं V1 और V2, और आउटपुट पर जो हमको मिलता है, आउटपुट पर हमको दोनों का एडिशन मिलता है। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा भी इनपुट यहाँ पर हम दे सकते हैं। तो एक बार यहाँ पर एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। तो ये हमारा समिंग एम्पलीफायर है। I1 का एक्सप्रेशन अगर देखें, क्योंकि यहाँ पर हमने ग्राउंड पोटेंशियल दे दिया, यहाँ पर वोल्टेज हमारा 0 हो जाएगा, तो इसी वजह से क्या होगा, यहाँ वाले नोड का वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मान लीजिए ये नोड हमारा B है और ये नोड हमारा A है। ठीक, तो यहाँ पर VA और VB का वोल्टेज कितना हो जाएगा, VA इक्वल टू VB इक्वल टू 0 वोल्ट लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट की वजह से हम यहाँ पर VA इक्वल टू VB इक्वल टू 0 वोल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, करंट के लिए एक्सप्रेशन लिखें, V1 माइनस VA अपॉन R1, V1 माइनस VA अपॉन R1, और VA की वैल्यू हमारी क्या है, 0 वोल्ट, यहीं पर पुट कर दीजिए। ये क्या आ जाएगा, V1 अपॉन R1। ठीक है, I2 के लिए करंट, I2 के लिए एक्सप्रेशन लिखें, I2 के लिए क्या आ जाएगा, V2 माइनस VA अपॉन R2, V2 माइनस VA अपॉन R2। VA की वैल्यू 0 है, तो V2 यहाँ पुट कर दीजिए, V2 अपॉन R2। ठीक है, अब देखिए ओपैम्प का हमको पता है कि अंदर कोई करंट जाती नहीं, यहाँ कोई करंट जाएगी नहीं। ठीक, सारी की सारी जो भी करंट है I1 और I2 का समेशन होकर कहाँ चली जाएगी, आगे चली जाएगी, I पर चली जाएगी। ठीक, तो I हमारी क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2। तो I की वैल्यू है, टोटल करंट जो है वो क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, I1 प्लस I2। और टोटल करंट I की वैल्यू है क्या, अगर उसको देखें तो I देखिए यहाँ पर VA माइनस V0 अपॉन RF, I की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें, VA माइनस V0 अपॉन RF, यही तो वैल्यू है हमारी I की। ठीक, VA की वैल्यू हमारी क्या है, VA की वैल्यू 0 वोल्ट है, तो I की अगर हम यहाँ पर एक्सप्रेशन लगा देते हैं उसका, तो क्या आ जाएगा, I1 का V1 अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 अपॉन R2 इक्वल टू, यहाँ पर VA की वैल्यू पुट करेंगे, VA की वैल्यू 0 पुट हो जाएगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस V0 अपॉन RF। ठीक, अगर हम यहाँ आउटपुट वोल्टेज को देखें V0 को, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, V0 अपॉन RF की बात करें तो निगेटिव साइन इधर पे आ जाएगा, V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 हो जाएगा। ठीक, ये एक्सप्रेशन हमको मिलता है। अगर हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू RF, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं अगर सबकी वैल्यू हमारी सेम है और इक्वल टू R है, ठीक, तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगा, यहीं पर देख लेते हैं। फाइनल आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन के साथ V1 प्लस V2। ठीक, बेसिकली निगेटिव साइन हमको इसलिए निगेटिव साइन यहाँ पर इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने जो इनपुट वोल्टेज लगाया है वो हमने कहाँ पर लगाया है, ओपैम्प की इन्वर्टिंग वाली पिन पर लगाया है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर निगेटिव साइन आ रहा है। और ये एक एडर सर्किट है जो क्या कर रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स को ऐड करके हमको आउटपुट पर दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एडर सर्किट था। यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट होता है और आज का जो पूरा टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, थैंक यू सो मच।